आप क्यों आए हैं? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिनके हाथ नहीं उनके उन्हें नहीं मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिस्ट हमसे मांगी जाएगी, हम काट देंगे नाम। और ध्यान रखना, जब कभी भी मौका मिले हाथ उठाने का, उठाना चाहिए। उसके पीछे मैं कारण बता दूं। माँ के 2 बच्चे हों और दोनों भूखे हों, बराबर के भूखे हों, लेकिन एक बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पटक रहा है और एक शांत है। ईमानदारी से बताना, माँ किसको पहले दूध देगी? जो मांगेगा। क्यों? भूखे तो बराबर है। क्यों भाई? भूखे तो बराबर है। प्यार भी दोनों को बराबर है, फिर उसी को दे। ये प्रकृति का नियम है, जो चिल्लाएगा वो पहले आएगा। ध्यान रखना। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओपीएस। आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे बड़ा सहयोगी आपका दृष्टिकोण रहा, यहाँ के बीओ साहब श्याम नारायण सिंह जी का, वो नारायण साहब का। अभी मेरी बातचीत हो रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब अधिकारी इस तरह के आंदोलनों में अपना सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मजेदार बात यह है, वो चाहे चपरासी हो, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो और चाहे इस देश का आईएएस हो, बुढ़ापे की लाठी सबको जरूरत है। सबको जरूरत है नहीं? तो मैं आपका विशेष आभार, क्योंकि आपके प्रांगण में है, आपने व्यवस्था दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे बीच में अभी सत्यदेव यादव जी बीडीओ साहब आए, किसी मीटिंग में जाना था, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। संरक्षक श्याम शमशाद जी और हमारे प्रधानाचार्य महेश जी, इन सब का बहुत ही स्नेह रहा इस कार्यक्रम में, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में राजकुमार शुक्ला जी है, इनको आप जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? इसलिए पूछ रहे हैं, आप सोचो कि कोई अपना आदमी लखनऊ से लेके आए हैं वो अपनी बात अपने काबा के और अपने मनवा ले। हम नहीं, आप जानते नहीं जानते? ये क्या है? ये शिक्षक है। इन्होंने इस काला काकर में, चाहे हमारे पंकज सिंह जी हो, जब पंकज जी हमसे पहली बार मिले एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा मैं काला काकर से आया हूँ। तो हमने कहा अच्छा घर का लगाव होता है, होना भी चाहिए। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। इन्होंने जैसे बताया काला काकर से आया, तो मैं इनको गले से लगा लिया और ये उसी दिन संकल्प लेके आए थे कि सर काला काकर को मैं खड़ा करूंगा, और आज इन्होंने करके दिखाया है। मैं इनको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पन्ना लाल जी बहुत शानदार। मैं सफाई कर्मचारी के पूरे जो लोग साथी आए सफाई कर्मचारी संघ के, पन्ना लाल जी का अभी इन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार साथी है और पूरे प्रदेश में पंचायती राज हमारे साथ में है, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी लाभ वगैरह के हमारे साथ खड़े हैं। उसमें कारण क्या है? पंचायती राज का एक आदमी एमपीएस में है, क्योंकि इनकी नियुक्ति इन में हुई थी। 100% एमपीएस का कोई विभाग है तो पंचायती राज विभाग है। 100% एमपीएस। पूरे सहयोगियों को मैं धन्यवाद दूंगा। जितेंद्र जी, अभय प्रताप सिंह, अरविंद सोनकर साहब, जिन लोगों ने रात दिन लग करके इस व्यवस्था को शानदार अंजाम दिया है। आपको जब कभी लगे कि छोटी सभा है या कम संख्या है, तो मैं आपको एक बहुत व्यवहारिक सुझाव, आप अपने घर पर किसी दिन 10 आदमी को इकट्ठा करना, फिर आपको अपनी हैसियत और इसकी कीमत समझ में आएगी। 10 आदमी को, और आप प्रयोग करके देखना जाए, प्रयोग करना कि आज मैं 10 आदमी बुलाऊंगा, छींकें आ जाती है। दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़े लिखे लोगों की इकट्ठा करना। सबसे कठिन, किसी जगह लिखा था मेढक को तोड़ना और पढ़े लिखों की इकट्ठा करना दुनिया का आश्चर्यचकित काम है, और आपकी पूरी टीम ने कर दिखाया है। इनके लिए बहुत शानदार तालियां हैं। संघर्ष करो,
हेलो हेलो हेलो, ये आप आश्चर्यचकित न होइए, मेरे साथ होता है। जब मैं बोलता हूँ तो सरकारी सिस्टम अपना जो है काम करने लगता है। कोई न कोई जो एनपीएस वाला होगा वो कटवा देता है, जो उसका समर्थक होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संगीता पटेल जी, जितेंद्र सिंह जी, अभय सिंह जी और श्रुति कौशल जी, वीरेंद्र कुमार सोनकर जी, धर्मराज जी, अतुल चंदाकर जी और मुद्दर सिंह जी, कौशल कैलाश कुमार जी, इन सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ प्रदेश के तमाम वेद प्रकाश जो आईटी से हमारे साथी हैं, आईटी से वालों में जोरदार ताली जरूर लगाइएगा। आपकी बात को देश में पहुंचाते हैं। अभी यहाँ बात चल रही है, ध्यान रखना काला काकर के साथियों, आप काला काकर में हैं, लेकिन आईटी से की मेहरबानी है कि आपको पूरा देश देख रहा है, लाइव चल रहा है। लाइव मीटिंग कमजोर बताएंगे तो तमिलनाडु वाला कहेगा काला काकर लोग कमजोर है क्या। विनय सिंह जी हमारे महामंत्री हैं और मैं इस शख्स को इसमें तारीफ करता हूं कि ये महामंत्री जिले का, लेकिन कभी भी मंच पर नहीं बैठते, कहीं पीछे रहेंगे, खड़े रहेंगे, इधर रहेंगे। और प्रतापगढ़ अकेला ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ से बाहर निकल के सरहदों को पार करके पार्वती विश्वकर्मा जी ने अपनी छवि बनाई है। ये पूरे प्रतापगढ़ के लिए गौरव की बात है। कृष्ण कुमार विश्वकर्मा जी, विश्वजीत भाई हमारे आज पहली फोटो उनकी पड़ी थी। विश्वजीत जी इधर है, कहीं अपने काम में लगे होंगे। संजय यादव जी, प्रदीप सरोज जी, सुरेंद्र विक्रम जी, नविशा बानो जी, उदय सिंह जी, अरविंद जी, संजय कुमार जी, हमारे बिहार के गुलशन जी, राजेश यादव जी, अखिलेश जी, दिनेश सरोज जी और सुरेचंद्र राव जी, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं बात अपने आगे बढ़ता हूँ। बात मुद्दों की जाए, मुद्दों की बात, किसी का नाम छूट जाए तो नाराज नहीं होना। मैं बता रहा हूँ, किसी का नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, और आप यही सभागार में बैठे रहिए। बस छूट जाए तो छूट जाने देना, किसी की ट्रेन है तो छूट जाए तो छूट जाने देना। मित्रों, ओपीएस नहीं छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। ओपीएस नहीं छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। सही है नहीं है? हमारे बीच हमारे साथ प्रदेश में चल के आए हुए रजत प्रहरी जी, जो 12 रायबरेली में पोस्टिंग है, लेकिन हमारे प्रदेश कमेटी के सबसे युवा साथी हैं और सबूत समर्पित साथी हैं। हमारे श्री रजत प्रकाश जी आए हुए हैं हमारे साथ छाये की तरह पूरे संगठन, पूरे आंदोलन में। जब मैं, लोग मुझसे ऊर्जा लेते हैं, लेकिन जब मैं भी मनुष्य हूं तो कभी निराश होता हूं तो अपने महामंत्री को याद करता हूं। ऐसे हम सफल साथी महामंत्री नीरज त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में भी डॉक्टर कमल उसरी साहब आए हुए हैं। आपकी तारीफ में मैं इतना कहूंगा कि जब भी मेरा बड़ा प्रोग्राम प्रदेश के बाहर लगता है, जब भी प्रदेश के बाहर लगता है, तो कमल उसरी जी पहले से वहां जाके फील्डिंग करते हैं, जमीन तैयार करते हैं और निस्वार्थ भाव से, इसलिए कि आंदोलन जीतना चाहिए, क्योंकि इसमें दबे कुचले तमाम ऐसे मजदूर, ऐसे घरों, किसान परिवारों के बच्चे हैं जिनका बुढ़ापा खड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले से जाकर के निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारे बीच में कमल उसरी साहब हैं। अब मैं आज हमारे लिए अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। कोई सभा के रूप में संयोगन, ये काला कागज का संयोग कहिए या कहिए, मेरी सभा में पहली बार किसी सभा में मेरी माता जी उपस्थित है। मैंने देश के तमाम कोने कोने में हजारों रैलियां, लाखों लाख की रैलियां किया, कभी नहीं रही, आशीर्वाद उनका रहता था। लेकिन आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि मेरे बीच में है और आप सबने उनका सम्मान किया, आदर किया। और हिम्मत की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इलाहाबाद पढ़ता था, गांव में रहती है, अनपढ़ है, लेकिन पढ़ाई की हैसियत जानती थी। एक बार मैं इलाहाबाद से आया तो मैं पढ़ के आया, खेत में काम कर रहे थे, मैं गया, हमने कहा माता जी पढ़ाई पूरी हो गई, अब कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहे। तो हमने कहा कुछ भी मिल जाए तो ठीक है। तो कह रही है इसी के लिए इतना पढ़ाई थे, कुछ मिल जाए, कुछ बड़ा बनो, कुछ बड़ा करो। वो सब तो समय मुझे याद है आज भी। और शिक्षक
वो आप ना ऊपर रख सकते हैं ना नीचे रख सकते, गरिमा हमारे पास है, हम सब गौरवान्वित शिक्षक हैं, लेकिन वो शब्द मुझे याद रहते थे। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ की वो बात आज पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है, जानता है, पहचानता है, परिचित है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे बीच में है। मैंने इनसे रास्ते में मजाक में कहा कि आज आप फंस गई हैं हमारे साथ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग जाए और आपको सभा में बोलना भी है। तो इन्होंने कहा कि बोल तो नहीं सकते लेकिन बैठ सकते हैं। तो फिर किसी ने पीछे से मजाक में कहा इनको बोलने की क्या जरूरत है, बेटा ऐसा पैदा किया पूरा देश में बोल रहा है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माँ बाप, मेरा परिवार मेरे साथ रहता है, चाहे हमारे परिवार के साथ ही है, हमारे चाहे विद्यालय स्टाफ के लोग हों, मेरी पत्नी हो, सब बड़ा मदद करते हैं, तभी आंदोलन हम कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप जानते हैं 14 सीएम मिलती है, 14 सीएम में अपने घर की चीजों को पूरा नहीं कर पाते। मैं 14 सीएम में पूरा देश जाता हूँ, पूरा देश। और इसका दर्द हमारी टीम जानती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं आप सड़क पर रहिए, और पूरी टीम का फैसला था। पिछली बार मैंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ये समस्या समय की है, अगर आप स्कूल से फ्री हो जाएं, सदन में चले जाएंगे तो हम सबको विश्वास है कि आंदोलन 50 गुना आगे बढ़ेगा। संघर्ष करो, विजय बंद संघर्ष करो। क्या कमेटी के इस फैसले पे आप सहमत हैं? सहमत हैं कि नहीं सदन की तरफ भी जाना चाहिए? अब चलिए अब यहीं से बात शुरू करता हूँ। पढ़े लिखों को समझा दिया गया भाषा कि वो मास्टर, प्राइमरी का मास्टर राजनीति करता है। अरे भाई प्राइमरी का मास्टर पढ़ा लिखा राजनीति ठेका वाला करेगा क्या? और उसने कहा, और हमने क्यों भैया, राममदन भैया हमारे बीच बैठे हुए हैं, उसने कहा कि प्राइमरी का मास्टर वो राजनीति करता है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी राजनीति करे और ठेला वाला राजनीति करे। ये क्या सही है? इस परसेप्शन को बदलिए। हम पढ़े लिखे हैं, संविधान जानते हैं, हम कर्तव्य जानते हैं, अधिकार जानते हैं, हम अपने चीजों को समझते हैं, जानते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। क्या सही है या गलत है? फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं राजनीति कर रहा है। मैं आपको एक लाइन देना गंभीर बात कहने जा रहा हूं, कहते गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक जो वोटर होगा वो गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भाई आप वोटर, अभी आऊंगा उस स्टेप पर है अभी, लेकिन जिस दर्द के लिए आप आए हैं और जिसके लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, पेंशन एनपीएस चाहिए। कोई एक आदमी सरकार इस पर कमेटी बनाती है, आपने कहा क्यों कमेटी बनाते? आप छोड़ लो, मामला क्लियर हो जाएगा। एनपीएस कितने लोग चाहिए? एक को भी नहीं। यूपीएस, ओपीएस, और सरकार इसमें कमेटी बनाकर लाखों रुपए खर्च करे। हम कहते हैं हमारे साथ चलो पूरे देश में जरूरत तैयार कर लो, हाथ छोड़ लो, पता चल जाएगा। एक भी आदमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिला जिसको ओपीएस नहीं चाहिए। जो लोग ओपीएस में हैं वो भी ओपीएस का समर्थन करते हैं। जयराम भाई जरा हमारे बीच में आए हुए हैं, ये सब ओपीएस में, राममदन भैया हमारे ओपीएस में, ये तमाम और साथी भी ओपीएस में होंगे। ये सब ओपीएस पाते हुए ओपीएस के समर्थन में हैं। और जो लोग आए हैं एनपीएस समझना चाहिए, ओपीएस पाते हुए आपके बीच आए हैं, आपकी जिम्मेदारी इनसे ज्यादा है या नहीं? ज्यादा नहीं ज्यादा? जिसकी लड़ाई वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? अब आता हूं हमारे और सरकार के बीच में जो समस्या है, वो कह रहे हम एनपीएस दे रहे, नई पेंशन स्कीम, कहीं समस्या कहां आ रही है? भाई आपको घर नया चाहिए पुराना? आप कहोगे नया। मोबाइल आपको पुराना चाहिए कि नया? नया। कपड़े आपको पुराना चाहिए कि नया? तो सरकार के जब सब आपको नया चाहिए तो नई पेंशन ले लो। क्या सही है? इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब? ओल्ड इज ओल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड। ओपीएस से गोल्ड है, एनपीएस और यूपीएस उसका मुकाबला। एक चीज क्लियर रहिएगा, एनपीएस और यूपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, और ध्यान से समझिएगा, ये पेंशन व्यवस्था है ही नहीं।
कोलगेट के साथ एक ब्रश फ्री, ये फ्री स्कीम है, ठीक है ना। और स्कीम जब आती है तो खूब प्रचार होता है, लेकिन जब खत्म किए दिन प्रचार नहीं होता, वो कब चली जाएगी। अभी जब यूपीएस आया तो एक बुजुर्ग आदमी हमसे मिले, उन्होंने कहा आप जीत गए, सरकार ने आपकी बात मान ली। हमें क्या हुआ, यूपीएस लागू कर दिया। हमने कहा उससे भी लगी है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका बयान उसके खिलाफ क्यों जा रहा है, जबकि आप जीत में तो उसने कहा मैंने अध्ययन किया यूपीएस का। मेरी बात नहीं, बुजुर्ग आदमी की बात कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना, ऊट पटांग पेंशन। और जो ऊट पटांग पेंशन योजना उसको हम क्यों नहीं, और हमें नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए। इसी अकेवा की ताकत है और इसी संगठन के लोगों का संघर्ष है। 38 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में 1% भी लोगों ने यूपीएस को स्वीकार नहीं किया। ये हमारी जीत है, हमारी जीत है। एनपीएस को समझाने में मुझे 10 साल लग गए। यूपीएस को मैंने 3 दिन के अंदर समझा दिया पूरे देश को, 3 दिन के अंदर कि क्या है। अब एनपीएस को थोड़ा समझना है, कहानी समझिए, बहुत ध्यान सुनिएगा आप, क्योंकि आप जब तक क्लियर नहीं होगे ना, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। आप क्लियर है ना कि एनपीएस यूपीएस का एक राजा था। अब राजा तो राजा, उसने एक आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने लोग हैं उनका एक हाथ काट लिया जाए। कितना? अब राजा का आदेश तो राजा का, अब कटने लगा। कुछ दूर तक चलते चलते कुछ लोगों का हाथ तो सदा मेरा है, ये राजा की कुछ बात था, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये सूचना गई राजा के यहाँ, तो राजा ने दूसरा आदेश दिया, 2 हाथ और 1 पैर काट दिए जाए। अब राजा का आदेश कटने लगा। कुछ दूर तक जाए तो लोग सोचे, विचार किए, यार इससे अच्छा तो यही एनपीएस है, यही एनपीएस है। समझ में आया? हाथ हमारा उसमें कटा था। अब जब यूपीएस आए तो दोनों हाथ 1 पैर कट गए। यूपीएस एनपीएस से भी रद्दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप तुलना यूपीएस से न करिएगा। आप तुलना किसे कर रहा है? जब भी चर्चा, जब भी तुलना, जब भी बात ओपीएस से करना। सरकार क्या चाहती है? इस दोनों में उलझ जाए, ओपीएस पीछे चली जाए। यही गलती नहीं करना। तैयार है? बहुत दूर लंबे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ओपीएस है क्या। ओपीएस क्या है? हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारे बहन की राखी बंधवाई है। ये है ओपीएस। जो लोग ओपीएस के अंदर हैं उनके पता लगाना जीपीएफ में कितना पैसा है। उनके खाते में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख होगा। जीपीएफ शिक्षक कर्मचारियों का सम्मान और सम्मान हुआ करता था, जिसे छीन लिया गया। और जीपीएफ ऐसी चीज थी, पिता अपने बेटी को जब विदा करने के लिए, हेलो, जब अपनी बेटी का हाथ विदा करना होता था तो उसको चिंता नहीं होती थी मेरी बेटी की विदाई कैसे होगी। उसको एक घमंड रहता था, एक जीपीएफ 30 लाख रुपए रखा हुआ है, किस दिन काम आएगा, अपनी बेटी को शानदार तरीके से विदा करेंगे। ये है हमारा जीपीएफ। अपने बच्चे को पढ़ाना था, इलाहाबाद और दिल्ली भेजना था, वो कहता चिंता नहीं करना, ये जीपीएफ बेटा किस दिन काम आएगा। उसी जीपीएफ से आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस डॉक्टर बनाता था। ये है हमारा जीपीएफ जो हमसे छीन लिया गया है। हमारे सम्मान और सम्मान को छीना गया है। हमारे चंद पैसे का सवाल नहीं है, हमारे सम्मान और सम्मान की लड़ाई है या नहीं है? हमारे सम्मान और सम्मान की लड़ाई है। ओपीएस सिर्फ एक कड़ी है, उससे 7 सारी चीजें छिड़ी। जैसे एक पेड़ जब गिरता है तो आप कह सकते हैं पेड़ कट गया, लेकिन पेड़ के साथ साथ फल, फूल, पत्ती, छाया, लकड़ी, वो तमाम चीजें लेके आया था। वही ओपीएस वृक्ष रूपी है जिसे हमसे छीन लिया गया। तो लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? और इसीलिए काला कागज लोगों को आह्वान करने आया हूं, या तो आप संघर्ष कर लो, या तो घरों में बैठ करके एनपीएस को स्वीकार कर लो। तैयार है? संघर्ष करेंगे? तैयार है? रेडी है? जरा भी इधर आ जाइए।
और एमपीएस ओपीएस में और कौन कौन लोग हैं? ओपीएस में यहाँ जो लोग बैठे ओपीएस आप रामनगर भैया आप आ जाइए, एक मिनट इधर आइए, रामनगर भैया और जेके भाई इधर आइए, आप इधर आइए, आइए। थोड़ा आपको देखिए, अपना मुद्दा अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप यहाँ किसके लिए आए हैं? सीपी राव के लिए, इरफान भाई के लिए, कुशल भाई के लिए, किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं। आए नहीं आए? किसके लिए? ओपीएस के लिए, विजय बंधु के लिए, नीरज त्रिपाठी के लिए, किसके लिए आए? अपने लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए आए। अब दोनों में थोड़ा अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा अंतर समझिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए ओपीएस में है, शरीर देख रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं है, बुढ़ापे में टेंशन मिलेगी तो आप देख रहे हैं ना, खट्टी खाटी शरीर, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है तो वो केस मिल रही है, ठीक है ना। एनपीएस है, चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियां आ रही हैं, रोशनी कम हो गई है, एक पेंशन की टेंशन में है। समझ ये एनपीएस है यूपीएस है, दोनों फर्क दिखाई पड़ा नहीं दिखाई पड़ा? देखो मैं थोड़ा आपको एक कहते हैं कि रिप्ले, एक होता है रिप्ले। अगर आपको रिप्ले समझ में आया तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्री प्ले समझ में आया सर, प्री प्ले, तो आपको बहुत समझ। मैं आपको रिप्ले नहीं दिखा रहा हूँ, प्री प्ले। ये रिटायर होंगे नहीं होंगे? होंगे। जब रिटायर होंगे घर परिवार वाले क्या करेंगे? आज रिटायर हो रहे ढोल मजीरा के साथ वहां जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि फंड भी आएगा तगड़ा, फंड भी तगड़ा है और बुढ़ापे में ओल्ड पेंशन मिलेगी। तो इनके ऑफिस में लोग, इनके घर वाले जो ढोल मजारा माला फूल के साथ लेके आएंगे, पूरा मोहल्ला देखेगा कि कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया है, उसकी इतनी आवा भगत है। गलत तो नहीं है? ये भी रिटायर होंगे। अच्छा एमपीएस वाले अमृत तो लेके आए हैं, वो रिटायर नहीं होंगे क्या? ये भी रिटायर होंगे। जब इनके घर वालों को पता चलेगा ये रिटायर हो रहा है तो कहेंगे घर की तरफ ना आए और देश्वर नाथ निकल। समझ रहे? क्यों? फंड है नहीं, पेंशन मिलने नहीं है, बाहर अनावश्यक पड़ेगा तो उधर ही निकल जाए, गंगा घाट के किनारे क्या फायदा? सही है गलत है? यही आपके साथ भी होगा। मैं कह रहा हूं इस पेंशन की हैसियत समझिए। अच्छा मान लीजिए ये बीमार हो गए, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन मनुष्य बीमार हो सकता है। रात के 2 बजे बीमार हुए, खांसने लगे तो इनके घर में इनकी बहू उठेगी, अजी सुनते हो, देखो बाबूजी को तबीयत तकलीफ गड़बड़ है, उठो इनको, तब वो खांसी आ रही, सिरप दे दो। बहू उठाएगी, 2 बजे रात को उनको सिरप पिलाएगी, अगर ठीक हो गया ठीक है, नहीं इनको कुंडा नहीं इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं लखनऊ, जहां भी इलाज होगा इनका इलाज कराएंगे। जीपीएफ में माल रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? और उसके बाद अस्पताल से जब ठीक ठाक हो जाएंगे, नए कपड़ा सिला के बढ़िया शानदार फर्स्ट क्लास उसके घर में आएंगे और इनका पूरा ध्यान रखेंगे। फिर क्या कहेंगे? अरे वो शुक्ला जी काला काकर वाले हैं, वहां मीटिंग बुलाए हैं बहू, हमको जाना है और सुबह एक चाय हमको दे देना पीने को। प्री प्ले बता रहा हूँ, आज से 15 साल बाद 10 साल बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये जब कहेंगे अपनी बहू से कि हमको एक चाय दे देना, बहू जानती क्या कहेंगे? अरे नहीं बाबूजी आप बूढ़े हो गए, काफी पीजिए, बिस्किट भी खाइए और 2 बादाम जेब में रखिएगा, ये बुढ़ापे का शरीर बहुत मजबूत रहेगा। बूढ़े से मोहब्बत नहीं है, पहली तारीख को जो पेंशन आएगी उससे ये सच्चाई है, बता रहा हूँ। और उसके बाद 3 बार फोन करेंगी, बाबूजी आप पहुंच गए नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। पूरा जब तक घर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हाल चाल लेते रहेंगे। तेरा क्या होगा कालिया? ये भी रिटायर होंगे, इनकी भी बहू होगी। रात में 2 बजे जब खांसेंगे बहू उठेगी, सुनो जी
ये बुढ़ा अपनी लाइफ तो खराब किया हमारी तरह, और कहता है मैं सरकारी टीचर था, झूठ बोलता है, पेंशन मिलती है। आपके लोग आपके स्वाभिमान पर चोट मारेंगे, और जानते हैं इनको घर से दबा के नहीं, कहीं इनको बाहर करो, बरामदे में हवा और चल रही, खांसी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी, है ना। फिर इसको बाद इनसे कहेंगे सुनो ये बाहर भी खांसा अंदर भी खांसा और मेरा नींद खराब करा, आज ही का आज फैसला होगा, या तो ये बूढ़ा ही घर में रहेगा, आज ही का आज फैसला होगा, आज ही का। और इनको बढ़िया से ला देंगे गाड़ी में और किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे, ये वही वृद्धाश्रम में रहेंगे। अब कुछ लोग हंस रहे हैं, ये अकेले नहीं रहेंगे, जो एनपीएस वाले सब वही रहेंगे, जो एनपीएस वाले सब वही रहेंगे। अब आपसे सवाल है, आप वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं कि 25 नवंबर दिल्ली? वृद्धाश्रम में दिल्ली, वृद्धाश्रम में दिल्ली। अरे जवानी है, संघर्ष करके बाहर करा दीजिए, हम लोग वृद्धाश्रम नहीं किसी शानदार रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। और मैं उदाहरण के स्वरूप दिया, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं आप लोग सब बाहर निकलो, किसी एरिया में होगा ना बाहर निकलना, पीएस वाले ये क्यों बुरा मानेंगे? अच्छा मतलब हमने सिर्फ उदाहरण के लिए किया था। नहीं, मतलब- ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक माला आपको पहना देते हैं, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, आपका भी स्वागत है। और आप मतलब पहनाएंगे जब मिल जाएगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अब जब मिल जाएगी तब। एनपीएस या ओपीएस? जोर से बोलो, एनपीएस या ओपीएस? एनपीएस या ओपीएस? संघर्ष या वृद्धाश्रम? संघर्ष या वृद्धाश्रम? अब मान लिया आप तैयार हो गए, अब बताता हूं पेंशन। अभी आपने सुना होगा, अभी एक खबर आपने आई होगी, आप तक पहुंची होगी, क्यों भाई राजेश जी, एक खबर आपने पढ़ा होगा, अचानक इस देश के राष्ट्रपति पता नहीं कहां गुम हो गए, अचानक, किसी को नहीं पता, उपराष्ट्रपति जी, हाँ उपराष्ट्रपति, अचानक पता नहीं कहां गुम हो गए। अब गुम हो गए, पूरी दुनिया धनकर को ढूंढ रही थी, धनकर अब पेंशन धनकर पेंशन ढूंढ रहे थे। बहु राजस्थान में मैंने सुना, मैंने कहा मीडिया में आया है, हम सब धनकर को लेकर ढूंढ रहे थे, पूरी दुनिया धनकर कहाँ गए, धनकर कहाँ गए, धनकर। और धनकर अवतरित हुए राजस्थान में, पेंशन की डिमांड लगाए, दो ले रहे पहले वो विधायकी वाली पेंशन हमको भी नहीं मिल रही है। आप सोच के देखो, उपराष्ट्रपति का जो पेंशन है 2 लाख रुपए, कितना? 2 लाख रुपए उपराष्ट्रपति की पेंशन है, और वो एमपी रहे हैं, उसकी पेंशन 31,000 रुपए, वो विधायक रहे, सीनियर हो गए हैं, उसकी पेंशन 42,000 रुपए, टोटल मिला के 2,73,000 एक आदमी को पेंशन ये देश दे रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अगर धनकर को पेंशन की जरूरत है तो हमारी सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं है, इसका सवाल मैं पूछता हूं, क्यों नहीं? जब इस देश के एमपी एमएलए को पेंशन का हकदार है, तो देश का आन मान शान मर जाने वाला हमारा अर्धसैनिक बलों को पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? मैं भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? हमें बताया जाए, कौन सा राष्ट्रवाद है? गरीब घरों के किसान के बच्चे जाते हैं सैनिक बलों में, उस सेना में मरते हैं अपनी आन मान शान के लिए, और आप उनके लिए पेंशन नहीं है। और आपने क्या किया? अभी उत्तर प्रदेश में एक सत्र चला, सुना होगा आपने भी। हमारी थोड़ी कमजोरी यही है, कुछ लोग कहते हैं आप भाजपा के विरोध में हैं, कुछ कहते हैं सरकार के विरोध में है। गलत फहमी में न रहना, हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार और भाजपा हमारे मुद्दे के खिलाफ है, इसलिए हम खिलाफ हैं। खिलाफ हूं, क्योंकि
लेकिन मेरे बुढ़ापे की लाठी पर जो वार करेगा हम भी अपना वार करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ, विशेष सत्र बुलाया गया और 24 घंटा चला गया, सदन 24 घंटा चलेगा। क्या नारा दिया गया, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। दिन रात विधानसभा चली, दिन रात विधानसभा चली। हमने सोचा कोई विकसित भारत का रोड मैप आएगा, कोई उत्तर प्रदेश का रोड मैप आया और 24 घंटे की चर्चा के बाद विधायकों को 48% वेतन भत्ता बढ़ेगा। यही विकसित भारत है, यही विकसित उत्तर प्रदेश है। आप बताइए, अब बताइए यही है क्या? 24 आप दिखा रहे हैं कि हम चर्चा करें, चर्चा किस बात की, अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए। और जितने लोग हैं सब करोड़पति हैं, जितने एमपी एमएलए हैं सब करोड़पति हैं। एक करोड़पति को पेंशन चाहिए और हमारे जो सामने रोडपति बैठा हुआ उसको पेंशन नहीं चाहिए। ये कौन सा न्याय आप बता रहे हो, कौन सा न्याय? हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये बड़ा गरिमामय क्षेत्र रहा है। एक जमाना हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे थे, याद करते थे, दिनेश सिंह का एक जमाना था, राजा दिनेश सिंह केंद्र की सरकार में बड़े प्रभावी रहा करते थे। उनकी बेटी सांसद रही है उसी क्षेत्र में। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत दुर्ज नहीं है, लेकिन क्या इसी क्षेत्र की रानी रत्ना रानी को पेंशन मिल रही नहीं मिल रही? रत्ना रानी को पेंशन चाहिए, काला काका राज दरबार को पेंशन चाहिए और हमारे सीपी राव को पेंशन नहीं चाहिए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। नौजवान जाग रहा है, गलत तो नहीं कह रहा। सचिन तेंदुलकर सांसद रहे, उनको पेंशन चाहिए। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से सांसद, उनको पेंशन चाहिए। यहाँ तक छोड़ो रेखा को पेंशन चाहिए, यहाँ तक छोड़ो विजय माल्या हमारे देश का पैसा लेके विदेश भाग गया, हमारे टैक्स से पैसे से उसको भी पेंशन मिलती है। रेखा को पेंशन की जरूरत है, सचिन को है, अमिताभ बच्चन को है। हमारे टैक्स से पैसे से आप पेंशन उनको दोगे और हम पूछेंगे तो आप हमसे हाथ दिखाओगे, ये नहीं चलेगा। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, हमारी एक बार माँ बहनों की जोर डाल डाली, हमारे बीच में बैठी है। छोटे छोटे कर्मचारी हैं जिनका तनख्वाह महीने में नहीं चल पाता, जिनकी तनख्वाह महीने में नहीं चल पाती है, उनको बुढ़ापे में आप छोड़ देंगे, आप व्यापारी के हवाले कर देंगे। अगर अच्छी है एनपीएस यूपीएस तो मैं दावे के साथ आपके बात कर रहा हूं, सबसे पहले एमपी एमएलए ले, फिर हमें कुछ बात बताएं, हम सुनेंगे। आप लोगे मलाई और हमको मिर्चा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ये बात मैं काला काकर आकर नहीं कह रहा हूं, मैं काला काकर नहीं, पूरे देश के कोने कोने में जा कहा और 1 अक्टूबर देश की दिल्ली की रैली में कहा। याद है? याद है? अब मुझे फकरों का है तो बहुत दूर का नहीं है, बगल में एक गांव है, आपने सुना होगा, हदीमा नाम सुना? हदीमा थाना, हम और थाने पड़ोसी, यही घर है। ये से पढ़ लिख करके इलाहाबाद जाकर के तैयारी करके लखनऊ पहुंचा। ये दर्द मुझे समझ में आया और दर्द इसलिए समझ में आया कि जो नौकरी में आता है कौन आता है? आप बताओ, नौकरी में कौन आता है? कोई करोड़पति का बेटा आता है, अडानी अंबानी का बेटा आता है क्या? अरे जो नौकरियों में गए हैं गरीब गुरबा किसान मजदूर के घर के बच्चे हैं। और आपको यही बात इशारा करने आ रहा हूँ, ध्यान रखिए वो ध्यान से। हमारी लाइफ से अगर शिक्षा और नौकरी हटा दो हम जीरो हो जाएंगे, हो जाएंगे। शिक्षा और नौकरी को थोड़ा हटा दो, फिर आप चेक करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनको बहुत गुमान है आज नौकरी या तनख्वाह मिल रही, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए अपनी लाइफ से नौकरी हटाइए, फिर अपनी राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हैसियत देखिए, कितना है? जीरो। चेक करिए। इसी नौकरी के दम पर हम यहाँ खड़े और उसी नौकरी पर, उसी पेंशन पर, उसी शिक्षा पर सरकार उठाना घात कर रही है। हम सरकार की फूल बरसाएं, हमारी नौकरी कोई खाए। अभी कल की घटना है, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया, कोई सरकारी एजेंट रहा होगा जो सरकार के लोग रहते हैं वो तुरंत 20 दिन गड़बड़ करते रहते हैं, जबकि पेंशन उनको भी चाहिए। आप क्या लगता है मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एलआई वाले नहीं बैठे क्या? यहाँ एलआई वाले भी हैं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ पूरी एकदम हमारा 24 घंटा हमारा मोबाइल सरकार से रहता है। एलआई भी बैठी होगी, आपको नहीं पता चलेगा, ये बैठी होगी। लेकिन जानते हैं ये आंदोलन में क्यों जूती हुआ है?
वो सरकारी कर्मचारी एलआईयू रिपोर्ट देने आया है कि काला काकर में आगटेवा क्या कर रहा है, विजय बंधु क्या कर रहा है। लेकिन जानते हैं, एक बार ऐसे ने फोन किया, सर मैं आपकी मीटिंग बैठा था, एलआईयू से बोल रहा हूँ, हम कहे आपकी ड्यूटी कब की है, कहें 2008 की। अरे हम कहे सही रिपोर्ट लगाओ फिर। और उसने जो जवाब दिया सुनिएगा, साहब किसी की रिपोर्ट सही लगे अटेवा विजय बंधु गति, क्योंकि हमको भी बुढ़ापे में चाहिए। ये एक आंदोलन है जिसके साथ पूरा सिस्टम है। मैं दिल्ली के वहां पर जब संसद भवन जा रहा था, तो संसद भवन जब मैं घेरने जा रहा था, तो तमाम लोग कहें कि गड़बड़ हो जाएगा, आरसीडी पर फोर्स लगा दी गई, बहुत फोर्स लगा दी गई। हम कहा चिंता न करना, वो सब अपने हैं, वो रोज विजय बंधु सुनते हैं, कोई तो है जो मेरी बात बोलता है। और जब संसद मार्च करने लगे, मैं आपको जिम्मेदारी से करा, अर्धसैनिक बलों ने एक पुलिस वाला रोका थोड़ा सा, जाने दो, अपनी भी तो लड़ाई है। और दिल्ली की जब रैली हुई, लोगों ने कहा बहुत फोर्स है, बड़ी तैयारी है। हमने कहा पुलिस वाला हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भाई है, वो भी इसी सिस्टम का है। हमने कहा उनसे लड़ना नहीं, उलझना। हमारी लड़ाई सरकार से है जो ओपीएस नहीं दे रही है, इसलिए हमारी लड़ाई है, उससे उलझना नहीं। कहा सर रोक देकर क्या करेंगे, हमने कहा नारा दे दो। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ। और जैसे नारा लगाना, वो समझ जाएगा कि अपना वाला है। और मैं बता दूं, वहां बैरिकेडिंग पुलिस वाला हटाता था कि पहुंच जाओ। यह आंदोलन बड़ा अजीब है, बड़ा अद्भुत आंदोलन है। इसीलिए मैं 100% कहता हूं, 110% मैं कहता हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहालों की कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। यह आंदोलन तो कमजोर नहीं होना, इन्हें हम जीतेंगे। अरे आप ध्यान रखना, अभी तो सरकारी सिस्टम में हम 60% हुए हैं, 70% हुए हैं। 2-3 साल और अगर चलना हुआ, लड़ाई करना हुआ, एक दिन एनपीएस वाला 100% होगा, हमारी जीत तय होगी 100%। आप बिल्कुल घबराना नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये सब चलता रहेगा। आवाज जा रही है ना, पीछे तक जा रही है। ये सरकार हमारी आवाज रोकना चाहती है, लेकिन विजय बंधु की आवाज रुकने वाली रुकेगी, क्योंकि विजय बंधु एक नहीं, आज देश भर में लाखों लाख लोग हो गए हैं। मोबाइल चला लीजिए, आप चला लीजिए। अभी आप किसकी फोटो चली जाएगी पूरे देश में, एक बार मोबाइल चला लीजिए सर। मोबाइल निकाल के चलाइए, निकाल लीजिए। अब कैमरे वाले उधर चलाइए, कैमरे वाले उधर चलाइए, उधर कर लीजिए। ये जानते हैं क्या, यही ओपीएस रूपी प्रकाश है, इसी प्रकाश के लिए हम लोग मर रहे हैं। यही ओपीएस है, इसी तरह का हमारा बुढ़ापा सुंदर रहे, इसीलिए मर रहे हैं। आवाज जा रही ना, आप सुनते रहेंगे। गर्मी तो नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है, ध्यान रखना, गर्मी लगनी चाहिए, गर्मी लगनी। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ गया और पूछा गर्मी नहीं लग रही, क्या काम खत्म, गर्मी लगनी चाहिए, क्योंकि मुर्दा में गर्मी नहीं लगती, जिंदों में गर्मी लगती है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आगे चलते हैं। अभी आप सामने हमारे कुशल भाई कहाँ, कुशल भाई कहाँ, देखिए ये कौशाम्बी के जिला कमांडर है, देख रहे कहाँ बैठे, पीछे बैठे। अटेवा क्यों चल रहा है, ऐसे ऐसे कमांडरों की वजह से, जो यहाँ नहीं बैठना चाहते, पीछे बैठ के ताकत देते, इनके लिए जोर डालता नहीं। जिला सौदे कौशाम्बी पूरे जो आपके बगल से जो ये ब्लॉक है, काला कागज उस पार, कड़ा और मानिक, कड़ा मानिक कितने लोग आए हैं, कौशाम्बी के साथी हमारे, कौशाम्बी के साथी, धन्यवाद। इनको मैंने फोन किया, आपके बगल में है यार, आप तो गंगा का पुल नहीं बन गया, कितनी दूर है, चले आइएगा। धन्यवाद आपको, नहीं सर साथी ऊंचा से भी कुछ लोग हैं, ऊंचा से भी कुछ लोग हैं, अंजलि मौर्य जी, वेरी गुड, पूरी टीम को शुक्रिया, धन्यवाद। अब जब आगे क्या होगा, अभी एक सवाल आया था जो छूट गया, अभी मिस हो गया।
अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, सुना आपने? क्या क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। भाषा किसी की और है, मुंह किसी का और है। ये बात मुझे समझिएगा। भाषा किसी और की है और मुंह किसी और का है। और मैं सवाल नहीं उठाना चाहिए कि मैं उठा रहा। हम 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे टीचर हैं, जितनी योग्यता थी सब योग्यता लेके आए, हम जितनी परीक्षाएं थे सब पास करके आए, और हमें कह लो फिर से आप चेक कराओ कि आप लायक हो नहीं लायक हो। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कौन सी प्रणाली है परीक्षा की? कौन सी प्रणाली है परीक्षा की? आप किस सिस्टम से जाते हैं हमको नहीं पता क्या? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, उसका टीचर हूं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई परीक्षा जज की नहीं होती है, और जज जो खुद परीक्षा देकर नहीं जाता, हमको चेक करना चाहिए। एक बार हुई थी 35 फेल हुई है। बात समझिए आप। देखिए, आप चिंता न करना, अटेवा इसी गोलबंदी को कर रहा है, और अटेवा कोई विभाग का संगठन नहीं है, ये गुलदस्ता है। जैसे भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, रीति रिवाजों का एक गुलदस्ता है, उसे अटेवा में पंचायती राज, बेसिक, माध्यमिक, डिग्री अधिकारी सारे लोगों का एक गुलदस्ता है, और इसी गुलदस्ते को मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि अलग अलग लड़ेंगे तो नहीं होगा, एक साथ खड़े हो जाएंगे तो लड़ेगा। और एक बार सफाई कर्मचारी को बात बताऊं, एक सफाई कर्मचारी हमारे से रात 11 बजे फोन किए, कहा सर पेंशन तो विश्वास है विजय बंधु के नेतृत्व में होगी, आज नहीं तो कल होगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन विजय बंधु ने सफाई कर्मचारियों को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात में नींद नहीं आ रही, हमें बताओ। कहा सर, अटेवा के पहले जब हम जाते थे प्राइमरी स्कूल में, मास्टरवा दूर से उसकी भाषा है, हमारी नहीं। कहते यार मास्टर जैसे जानते सफाई कर्मचारी, ठीक। कहा भाई साहब, अटेवा आपने बहुत सुंदर काम किया, अब अपनी कुर्सी छोड़ के हमको बैठा लेता है। कहा इतना बड़ा सम्मान सफाई कर्मचारियों का। और ध्यान रखना, बगल में एक सफाई कर्मचारी बैठे होंगे, उसी के बगल में इंटर कॉलेज वाला बैठा होगा, उसी के बगल में कोई ईपीओ बैठे होंगे, उसी के बगल में कोई लेखपाल बैठा होगा। ये सिर्फ अटेवा कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो गलत तो नहीं करा, गलत तो नहीं करा। सफाई कर्मचारी हमारी बात सहमत है। अब मैं आपसे और कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पेंशन की जरूरत किसको है? आपको। सबसे कम वेतन भोगी आदमी है। आपके पास ऐसा कोई पैसा नहीं जो बच जाए, जो भविष्य के लिए रख ले, जो बच्चों के लिए रख ले, कोई पैसा नहीं है। सफाई कर्मचारी सबसे कम वेतनमान का आदमी, सबसे कम वेतन। अगर सबसे ज्यादा जरूरत है पेंशन को, उनको जरूरत है, और सफाई कर्मचारी पेंशन नहीं लेगा। अभी आपकी टीम का, रामेंद्र श्रीवास्तव का, पूरी सफाई संघ का हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने अपने पदनेम को बदला, अब सफाई कर्मचारी नहीं पंचायत कर्मी कराएंगे। ये आपकी टीम का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, किसको काम किया। निजीकरण, कितने लोग चाहते हैं निजीकरण हो जाए? पदों का, विभागों का, संस्थाओं का। जिस दिन निजीकरण सब हो गया, लोअर मिडिल क्लास मर गया, कुछ नहीं है, कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। और आज सरकार क्या कर रही है? पदों का निजीकरण, विभागों का निजीकरण, संस्थाओं का निजीकरण। मैं इस पर एक ही लाइन कहता हूं, अगर सरकार को निजीकरण बहुत पसंद है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी आउटसोर्सिंग के सुरक्षा गार्ड अपने उसमें रख लें, फिर पता चले निजीकरण क्या है। अपना सुरक्षा गार्ड रख लो। आपको सब चाहिए सरकारी, बंगला सरकारी, गाड़ी सरकारी, नौकर सरकारी, सुरक्षा गार्ड सरकारी, लेकिन जनता को चाहिए प्राइवेट। एक न्याय संगत है, इसीलिए मैं पढ़े लिखों के बीच में आज के आया हूं। हमारे सभा में कोई अनपढ़ तो नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, इसीलिए गर्व है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी होता और लेकिन मेरी सभा में, मेरी सभा में एक भी तो सरोज जी, पंडित भाई में गलत तो नहीं, एक भी और पढ़े लिखों के साथ अन्याय करेंगे, पढ़ा लिखा चुप रहे। एक चीज की कमी आप में है, जो तनख्वाह पा रहे हैं, जो नौकरी पा गए हैं, वो कहते हैं चलो दाल रोटी खाओ और सलाद के जुगाड़ हो गया है, बाकी समाज दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था,
अगर पढ़ा लिखा आदमी सचेत हो जाए, इस देश की तकसीर को बदला जा सकता है। वो अपना आलत छोड़ दे, अपना आलत छोड़ दे। ये हमारे बीच में अखिलेश सरोज जी अध्यक्ष, इनके एक भाई पिछले 1 महीना पहले एक्सपायर कर गए थे, और उदय सिंह जी लक्ष्मणपुर से, बेटी पत्नी, बहुत दुखद हमारे परिवार के बीच में हुआ। और मैं कई बार, और आप कल्पना करिए, कभी कभी कहते हैं ना कि हम आंदोलन में क्यों जाए, हम संगठन में क्यों जाए, यहाँ हम क्यों बैठे रहे। सीखना चाहिए। इतनी दुखद घटना उसके बाद भी हमारे बीच में आएगी, इतने घटना के बाद भी, और हमारे जुकाम हो जाए तो हम नहीं आना चाहते। सोचो कितना डिवोशन है इस आंदोलन के प्रति। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धा पूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप हिम्मत से खड़े रहिए। अकेला परिवार आपके साथ में है। अब आता हूं, आपने सुनता भी पढ़े लिखे हैं सब लोगों ने। यहाँ ग्रेजुएट कितने लोग हैं? ग्रेजुएट अभी आपको एक फार्म मिला होगा, मिला या नहीं मिला? कितने कितने फार्म आपने लिए? 2, 3, 4, 5, 6, 10 लिए होंगे। इसको क्या करना है? इसको ले जाके मढ़ई में टांग देना है ना? एक चीज है ना, यही बताया गया क्या? आपको पहला अपना फार्म भरना है। अपने घर में जितने फार्म पहले भरने हैं उस फार्म का फोटोकॉपी करा लेना है भरा हुआ, फिर उसको लेकर के और सादे फार्म लेकर लोगों के घर जाना है। जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं सबका फार्म भरा लीजिए। हो सकता है? हो सकता है? कर सकते हैं? इस हाल में कितने लोग हैं जो 20 फार्म भरवा सकते हैं? 20 फार्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने लोग ऐसे जो 50 फार्म भरवा सकते हैं? 50 फार्म। कितने ऐसे लोग हैं जो 70 लगा सकते हैं? 100 फार्म। और कौन ऐसे लोग हैं 100 से डबल पे जा सकते हैं? है ना? आप इस फार्म को भरवा लीजिएगा। आपके अगल बगल जितने लोग स्नातक उनको भरवा लीजिए, छोड़िएगा नहीं। ध्यान रखना, अगर आप इस फार्म को नहीं भर पाए तो कहते हैं एक फार्म छूटा तो ये छूटा। ध्यान रखना, एक एक फार्म भरवा लेना। अभी मैं बताऊंगा क्यों भरवाना है, उसको मैं बता रहा हूं। भरवा सकते हैं, नहीं भरवा, लेकिन पहला फार्म अपने घर का, फिर उसकी फोटो कॉपी। जैसे लोग कहते हैं कैसे भरेंगे, तो आप उनको दिखा दें कैसे भरना है। कर सकते हैं। अभी तक 50 फार्म कितने लोग भरवा चुके हैं? भरवा लिए 100 फार्म, वेरी गुड, बहुत शानदार। काला काकर कुंडा के तमाम साथियों को इसके लिए बधाई देता हूं। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कौन? जो आपके मिजाज का हो, आपकी बात माने, और जिसको पता है कि नहीं मानेगा उसको छोड़ देना। अनावश्यक पंकसी ऊर्जा नहीं लगाना है ना? कि पता लग फार्म आप भराए, तो फार्म नहीं भराना है जिनको आपके कहने सुनने पे, क्यों पार्वती में सही है ना? फार्म नहीं भराना, लेकिन अधिकतम आपको फार्म भराना है। इस फार्म का कर्तव्य क्या होगा? पिछली बार हमारी टीम ने हमसे कहा कि चुनाव लड़िए, हमने मना किया। इस बार हमारी टीम ने बिल्कुल माना नहीं, कहा कि लड़ना चाहिए। अगर सड़क पे आप पसीना बहा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप सदन में जाएंगे तो आंदोलन 100 गुना आगे बढ़ेगा। ये हमारी टीम का फैसला। क्या इस फैसले के साथ आप हैं? आपकी तालियां बता रही कि थोड़ा थोड़ा। इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूं। हम लोग पढ़े लिखे जागरूक हैं तो हम अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप स्नातक का फार्म नहीं भरवा पा रहे, उस गरीब और अनपढ़ आदमी से भी गैर गुजरे हैं।
एक अनपढ़ आदमी अपना आधार लेकर के कहता है भाई साहब मेरा वोटर आईडी कार्ड बनवा लो। वो लाइन लगा खड़ा होता है और कहता है इसके पास जाता है, इसके पास जाता है, इसके पास जाता है, इसके पास जाता है, इसके पास, कहता मेरा बना दो। मतलब अनपढ़ है लेकिन वोट की कीमत वो समझ रहा है कि हमारा जब वोट बनेगा तभी हमसे कोई पूछने हमको आएगा, अगर वोट नहीं बनेगा तो कोई पूछने। इसलिए वोट की कीमत को एक अनपढ़ जान रहा, अपना आधार, अपना कागज, अपना राशन कार्ड लेकर घूम रहा, 4 जगह जाता, 4 जगह भगा देता, लेकिन लगा रहता है कि नहीं मेरा वोट बन जाए। आप तो पढ़े लिखे हैं, ये तो काम आपका पहला है, बनवा लेंगे। इसके पीछे बता रहा हूं वोट की ताकत, वोट की ताकत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा जब कोई युद्ध आप लड़ रहे हो तो तलवार, मिसाइल सब फेल हो जाए, जब आपके सारे आंदोलन के अस्त्र फेल हो जाए तो एक अस्त्र आपको दे रहा हूं, वोट का अस्त्र, वोट का अस्त्र, उसको आप पारो। और मजे की बात है किसी से लड़ना भी नहीं, किसी दीवार से भिड़ना भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहा सारे हथियार जब फेल हो जाए तो वोट का हथियार इस्तेमाल करो। हमने सारे उपाय किए हैं, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तमाम जंग हमने जीते हैं, लेकिन इस बार तय हुआ है कि वोट की ताकत से अपने ओपीएस को सदन में पहुंचाना है। अच्छा, अटेवा जीतेगा तो क्या जीतेगा? ओपीएस जीतेगा। अटेवा जीतेगा तो क्या जीतेगा? ओपीएस। अटेवा जीतेगा तो आपका बुढ़ापा जीतेगा। अटेवा जीतेगा तो निजीकरण हारेगा। हारेगा नहीं हारेगा? आप इतनी ताकत अगर आप जानते हैं कि मेरे बुढ़ापे का ये रास्ता है, हमारे निजीकरण के समाप्ति का रास्ता है, तो आप एक एक वोट बनवा लीजिएगा। तैयार है? और आपको बताओ इसका परिणाम क्या होगा। इस क्षेत्र से तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग लड़ेंगे, तमाम बड़े बड़े कैंडिडेट लड़ेंगे, तमाम पैसे वाले लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? ध्यान रखना, आप उनसे कमजोर नहीं हो। हमें भी राजनीतिक दल के नेताओं ने बुलाया कि विजय बंधु भाई हमारी पार्टी से लड़ेंगे, फंड हम भी देंगे, लड़ाई भी देंगे, सब करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं जिम्मेदारी से, मैंने 2 टूक मना किया, हम कहे लड़ना होगा तो अपने जिन के लिए संघर्ष पसीना बांध के दम पर लड़ूंगा, किसी राजनीतिक दल से नहीं लड़ूंगा। ये मैंने फैसला किया। तमाम पार्टियों के आफर मेरे पास आए, हमने कहा नहीं, जिनके लिए मैंने पसीना 12 साल से लाया हूं, मैं उन्हीं के दम पर लड़ूंगा। जीत सकते हो। विधानसभा, लोकसभा में वहां संख्या आपकी ज्यादा रहती है, स्नातकों की संख्या तो हमारे साथ ज्यादा है। ये हमारा चुनाव है, ये हमारी लड़ाई है या नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग आएंगे, पैसे वाले आएंगे, कुछ लोग घमंड करते मेरे तो स्कूल है जिले जिले में, कहते हैं ना, किसी जिले में उनके 1 स्कूल होंगे, 2 स्कूल होंगे, 3 स्कूल होंगे, लेकिन विजय बंधु के पास गांव-गांव प्राइमरी स्कूल है। गांव-गांव है नहीं भैया? है नहीं? बताइए आप। उनके पास 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे पूरे जिले में, मेरे पास गांव-गांव है। कौन ताकतवर है? फिर कहते हैं उनके पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करते हैं। हमने कहा मैनेजमेंट प्राइमरी के मास्टर से ज्यादा कोई नहीं जानता। और सच बताओ, ईवीएम की सही जानकारी हमको दी नहीं गई। अगर हमको सही ईवीएम जान तो हम भी पढ़ दें। प्राइमरी का मास्टर तो अधूरी बात बताएगी ईवीएम वाले, पूरी बात बता दो, अभी साथ साथ ये प्राइमरी का मास्टर रास्ता निकाल देगा। सही नहीं? हमसे बड़ा मैनेजमेंट कौन है? सही है नहीं? मैनेजमेंट। हाँ, मानते हैं आप पर पैसा होगा, पावर होगी, ताकत होगी, मानता हूं, लेकिन ध्यान रखना, दुनिया की जब सत्ताएं बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े धन कुबेर, बड़े बड़े पैसे वाले जब भी हारे हैं, किसी एक अदने जनवादी सवालों को लड़ने वाले से हारा है। ये दुनिया का इतिहास है, ये दुनिया का इतिहास है। और आपको एक विश्वास और दिलाता हूं, नागपुर का नाम सुना? नागपुर का, नागपुर का पता है? लोग कहते हैं दिल्ली से नहीं, नागपुर से चलता है। समझ गए क्या? अच्छा, समझदार ज्यादा। नागपुर, जहां से पूरा देश का तंत्र चलता है,
जहां से सबसे बड़ी हुकूमत की बागडोर चलाई जाती है। मैं आपको विश्वास के तौर पर कह रहा हूं, 2 साल पहले वहां एमएलसी का चुनाव हुआ, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, हमारी टीम ने कहा सर हमारी बात सुन नहीं रहे, हम लोग क्या करें? हमने कहा बाबा साहब की बात है, वोट की ताकत का इस्तेमाल करो। और हमारा एक अदना सा पदाधिकारी वहां खड़ा कर दिया नागपुर एमएलसी सीट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चौथे चरण में जब पहुंचा मतदान, जब मतगणना पहुंची तो 100 वोट में 60 वोट अपनी तरफ, 40 में सब थे। लोग 5वें 6वें चरण में अपना अपना बूथ छोड़ के चले गए और अटेवा का साथी वहां एमएलसी बना है। नागपुर, अगर नागपुर हराया जा सकता है तो लखनऊ भी हराया जा सकता है। उड़ा के हराया। और उसके बाद उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना। ये कौन जीता यार? अरे मास्टर लोग जिता दिए। और हमने जब वहां गया रणनीति बनाने, तो हमने कहा कंको भारी रहने लो, कांग्रेस का, भाजपा का, शिवसेना का। लड़ना नहीं है, वोट बनाना है, लड़ना नहीं है। वो लड़ रहे हैं, कंको हाई है, बहुत अच्छा, उनका झंडा बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा, सब गाड़ियां उनकी घूमने दो। आप सिर्फ वोट बना लो और वोट चुपचाप दे आओ। लड़ना बिल्कुल नहीं, लड़ने नहीं है। वो मिले भाई साहब आपका झंडा बुलंद है, ये रणनीति है। आप अपना वोट बनाओ और वोट चुपचाप दे आओ। अच्छा वहां वोट कौन कराएगा? कौन कराएगा? बीएलओ कौन बनेगा? कागज पत्र की जांच कौन करेगा? लेखपाल क्या करेगा? एक दिन लेखपाल का प्रतिनिधिमंडल आया, कहा फार्म भरवा लीजिए आप अध्यक्ष जी, बस जांच तो हमको करना है। अकेला विजय बंधु का फार्म आया, हमने कहा क्यों? कहा सर हमको भी पेंशन चाहिए। अबे सर बैठे हुए हैं, अब इनके यहाँ अगर फार्म जमा होगा और किसी आगे साथी बताया सर बटेवा से आया हूँ, कह रखो बैठो चाय पियो, फार्म तो इरफान भाई गलत तो नहीं करा? गलत? अरे सारा सिस्टम हम ही है और ये सिस्टम किस सिस्टम से लड़ाई होने जा रही है, समझ में आ रही? ऐलू गैलू नथु खरी रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, सिस्टम से सिस्टम। आप चिंता न करना, आप फार्म भरवा के जमा कर देना, पहुंचा देना। उसके बाद मैं बता रहा हूं, जमा कराना भरवाना आपकी जिम्मेदारी है, वोट हम डलवा लेंगे। कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? किसी नेता के पीछे 50 आदमी चल रहा है, 50 आदमी, उसे पता लगाओ स्नातक कितने? 5, धीरे टम्पू जिंदाबाद। 50 आदमी में 5 स्नातक, और हमारे साथ जब चलेंगे 20 आदमी, 20 के 20, 20 के 20, सही है गलत तेरा? उनकी टम्पू में नहीं जाना, घबराना नहीं, उनको जो करना। और जब मिले तो कहे भैया आप टम्पू आई, अपना वोट बनवा दो। और अगर वो 100 वोट बनवाएंगे तो 30 वोट डलवा पाएंगे। कितने? क्योंकि 20-25% से ज्यादा उसका वोट जाते नहीं। अगर वो 100 बनवाएंगे 30 डलवाएंगे, अटेवा 100 बनवाएगा तो 70 डलवाएगा। और यही बात जब से राजनीतिक गलियारे में लखनऊ में चर्चा है कि अब की अटेवा उलटफेर करने जा रहा है, पूरी राजनीतिक दलों में घबराहट है। एक दिन एक बड़े विपक्ष के नेता हमारे पास आए, भाई साहब आपने तो पिछली बार हमारा समर्थन किया था, हमने कहा इस बार आप कर दीजिए। कोई बुरा है क्या? आप तो हमने किया, इस बार आप कर दीजिए। तो कई जगह से दबाव मेरे पास आने लगा, अरे नहीं आपकी वजह तो सब समीकरण। हम कहे अब हम लोग समीकरण बनाना बिगाड़ना दोनों सीख रहे हैं। अपने मुद्दे के लिए जो करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। क्यों? उदाहरण देता हूं, अब मैच जीतने उतरे हैं, फास्ट बॉलर लेकर उतरे, फास्ट बॉलर स्पीड में फास्ट बॉलर चलेंगे। मान लीजिए फास्ट नहीं चल रहे, स्पिन चल रहा है, तो आप कहोगे मेरा संकल्प तो फास्ट बॉलर से हार जाए। नो नो नो, मैच जीतने उतरे हैं, फास्ट से जीतेंगे फास्ट, स्पिन से जीतेंगे स्पिन, यार्कर से जीतेंगे यार्कर। मैच जीतना है, ये सवाल है। ओपीएस का जो मैच है उसको क्या करना है? जीतना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा 1-2 इतिहास करना। फार्म ले जाकर सो नहीं जाइएगा, 2, 4, 5 दिन हफ्ते के अंदर फार्म ले जाइए, भराइए और भर के अपनी टीम को हाथ दे आइए, फिर ले जाइए फिर भराइए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है।
यही सितंबर भर फार्म जमा भरवा पाएंगे। अक्टूबर से 1 अक्टूबर जमा होने लगेगा, और जब जमा होने लगे तो भरवाने में भी मेहनत नहीं हो पाएगी। तो आपका समय कम है, आप उसको भरवा जरूर लें, कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए सदन में जाने का मौका मिल गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत सारे विधायक पार्टी के सांसद हमको जानते हैं, भाई नेम जानते हैं, भाई चेहरे जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। देखिए अगर मैं सदन में चला गया और खड़ा हो गया तो सदन के सारी पार्टियों के लोग कहेंगे अरे वो पेंशन वाला आ गया, पेंशन वाला। आपका मुद्दा कैसे चला गया? मेरा चेहरा ही पेंशन है, गलत कह रहा हूं? हमारा चेहरा ही पेंशन है, और पेंशन वाला सदन में गूंजेगा। आप चाहते हैं कि आपका मुद्दा सदन में गूंजे? आप चाहते हैं तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक काम और करूंगा, बस एक लास्ट बात है, अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात जो आप लास्ट में यहां आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सदन एक बड़ी जगह होती है, सिस्टम सुनता है, जहां से सिस्टम को करना और ना करना है। उस सदन सिस्टम है जहां बोले जाने से सुना जाता है, ठीक है? हम बोलेंगे आप सुनेंगे, लेकिन वहां जब बोलेंगे तो जो सिस्टम है वो सुनेगा, मुख्यमंत्री सुनेगा, मंत्री सुनेगा, पक्ष सुनेगा, विपक्ष सुनेगा, वो सिस्टम की जगह आपकी आवाज जाएगी। पता है आपको? लेकिन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, अभी अगर इसका चुनाव है अक्टूबर 26 में, अभी सिर्फ फार्म भरना, 1 साल पहले इसका फार्म भर के मतदाता बन जाते हैं। अक्टूबर 26 में अभी प्रचार प्रसार का बहुत टाइम है, बस फार्म के लिए टाइम नहीं, उस पर लगिए। लेकिन अगर आपने मौका दिया तो अभी एक मुलाकात हमारी महाराज जी से हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि विधानसभा चुनाव 27 में मार्च अप्रैल में होगा, दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। एक मुलाकात हमारी बड़ी ख्वाहिश है महाराज जी से मिलने की, बहुत ख्वाहिश है। मैंने कई बार पत्र लिखा, कई बार पत्र लिखा मिलने का, लेकिन जैसे अकेला पेंशन किनारे कर देते हैं, तो मैंने जतन निकाला कि चलो इस रास्ते, और अगर मान लीजिए मौका मिला तो एक मुलाकात हमारी महाराज जी से होगी। और हम जानते हैं क्या करेंगे, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, आपका मुद्दा जिले का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, मैं आपके मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय बनाऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। कारण कैसे? उन्होंने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा था हमारे पक्ष में, लिखा था महाराज जी ने, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था, माननीय मनमोहन सिंह जी, ये एनपीएस बहुत खराब है, कर्मचारी हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करते हुए, हमारी मांग जितनी उससे ज्यादा, उनका पुरानी पेंशन बहाल करते हुए एनपीएस का पैसा विद इंटरेस्ट वापस किया जाए। आदित्यनाथ सांसद गोरखपुर, ये लिखा उन्होंने। हमने विपक्ष के नेताओं में एक बार 250 फोटोकॉपी करा दिया, किसको ला रहा है सदन में, पता नहीं क्यों नहीं ला पाए। लेकिन जानते हैं उस पत्र का मैं क्या करूंगा? पहले दिन उसी पत्र का कुर्ता पैजामा बनवाऊंगा। ये बड़ी बड़ी रणनीति है, तरीके हैं। एक मुद्दा कैसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय होता मुझे पता, मैंने भी जीरो से शुरू करके देश की, दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो सभा आंदोलन किया, और वो लेटर, वो पत्र का कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे कहा? माननीय मुख्यमंत्री सामने। तो वही लाइन बोला, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। और वहां लाइव टेलीकास्ट होता है, प्रदेश का, विदेश का भी, अंतरराष्ट्रीय मीडिया लाइव टेलीकास्ट होता है। यही लाइन पूरी दुनिया में चलेगी कि कौन लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। बस आपको डटने की जरूरत है, आपको खड़े होने की जरूरत है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो जीतना अच्छा है, हारना विजय बंधु पहचान के लिए आया चुनाव में? क्या कोई पहचान की मोहताज है क्या? कोई नाम के लिए आया क्या? हम अपने मुद्दे के लिए आए हैं, उसी तरह से जैसे देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, मारना उद्देश्य नहीं था, सचेत करना था अंग्रेजों को कि हमारी आजादी चाहिए, हम किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। वही भगत सिंह का असेंबली बम हो रहा, स्नातक चुनाव बताऊंगा। अगर मेरी बात सड़कों पर नहीं सुनी जाएगी तो सदनों में भी आने का काम। फैसला सही है गलत? फैसला सही है गलत है? और लोग कोई नहीं यार विजय बंधु क्यों दे, हटेवा करो। अरे जिनको भी जितनी बार विधानसभा लोकसभा दिया, जानते भी नहीं पहचानते भी, जीत के चले गए लोग। आपने कितनी बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, जानते भी नहीं पहचानते भी वोट दिए, ये नहीं दिए, उनसे आपको क्या मिला?
आप तो पूछने भी नहीं आए। विजय मंदिर जाएंगे तो मैं एक एक आदमी का चेहरा जानता हूं, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है गलत है? और कहते हैं एक अकेला क्या करेगा? अरे इसी प्रतापगढ़ की धरती से एक लड़का निकला, पूरे देश की खबर बनाया, पूरे देश का मुद्दा बनाया। एक अकेला भी बहुत कुछ करता है अगर साथी साथ खड़े हो जाए तो। है या नहीं? आप कमजोर हो गए क्या भाई? अनिल मौर्य जी कमजोर है? कमजोर तालियां कमजोर प्रणाम देती हैं, मजबूत तालियां मजबूत प्रणाम देती हैं। अभी सदस्यता कितने लोग अटेवा लिए हैं? सदस्यता कितने लोग लिए हैं? कितने लोग? बहुत शानदार। जो लोग सदस्यता नहीं लिए उनको फांसी। फांसी नहीं होगी, आप ले लीजिए भाई, इसमें कौन सी आपत्ति भाई? ले लिए तो अच्छी बात, नहीं लिए तो ले लीजिए, कोई फांसी थोड़ा होगी। लेकिन सदस्यता लीजिए, सदस्यता आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन अडानी अंबानी के फाइनेंस से नहीं चलता। आपके 200 रुपए सालाना देने से ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाती है, उसी की ताकत से लड़ी जाती है। एक दिन जो 55 पैसा आता है, एक दिन जो 55 पैसा, 55 पैसे में पूरे देश की लड़ाई लड़ता हूँ। 55 पैसे में पूरे देश की आपकी लड़ाई लड़ता हूँ। तैयार है सदस्यता के लिए? कराइए, खुद लीजिए, लोगों कराइए। अब लास्ट आगामी कार्यक्रम क्या है और इसको बता के खत्म करूंगा, बहुत टाइम हो गया। आप सबने इतना सुना, सम्मान दिया। सीटी राव, उनकी पूरी टीम, ब्लॉक की, जिले की, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए लास्ट आगामी कार्यक्रम क्या है? अभी 5 सितंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं? किसके लिए? ओपीएस के लिए। ओपीएस के लिए बोलिए, ओपीएस के लिए, ओपीएस के लिए उपवास कर सकते हैं। एक दिन भूखा रह लो, बुढ़ापा शाम से गुजरे, ले सकते हैं। एक दिन उपवास ले सकते हैं। अब आप इसको छूट दिया गया, आप स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, जो मर्जी जैसे, लेकिन उपवास रहना है। ये संदेश देना चाहता हूँ भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश को, कि मेरा शिक्षक दिवस सम्मान का दिवस है, लेकिन मेरे बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी गई है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ सम्मान के दिवस हम उपवास रहेंगे। और संवेदनशील सरकार अगर हो तो उसके चेहरे पर, उसके सामने लानत है कि हमारा देश का निर्माता सम्मान के दिन विश्वजीत जी उपवास पर रहे, इतने शर्म की बात। और ये नहीं कलाकार के लोग रहेंगे, संग्रामपुर के लोग रहेंगे, कुंडा के लोग रहेंगे या कौशाम्बी के लोग रहेंगे। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का है। गर्व किया करिए कि कोई क्षेत्रीय, कोई ब्लॉक स्तरीय संगठन नहीं है। आप अटेवा के हैं और अटेवा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। गर्व का विषय। पूरे देश के लोग उपवास करने जा रहे हैं। करेंगे उपवास। 1 अक्टूबर को हम लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन करेंगे। उसके बाद हम लोग 25 नवंबर 23 तारीख को छुट्टी है, 24 नवंबर को छुट्टी है, 2 दिन छुट्टियां हैं, 25 को खुला है। आप अपने अपने यहाँ से छुट्टियां लीजिएगा। एक दिन का ले सकते, एक दिन ले सकते, नहीं ले, एक दिन ले सकते। अब की क्यों ये रणनीति हमारी राष्ट्रीय टीम ने बनाया कि 2 दिन छुट्टी रहेगी, अपने परिवार को दिल्ली घुमाइए, वो भी खुश, लाल किला घुमाइए, 2 दिन उसके लिए और 1 दिन अपने लिए। तो मेरे रहने चलो 23-24 नवंबर छुट्टी है, 25 को खुला है। अब की वर्किंग डे क्यों रखा है? क्योंकि उस समय संसद चलती रहेगी, उधर सदन चलेगा और इधर सड़क पर ओपीएस चलेगा। ये रणनीति के तहत रखा गया कि हम सड़कों को हम ओपीएस चिल्लाएंगे, उधर सदनों में लोग चिल्लाएंगे, तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। तैयार है? अब लास्ट बिहार का चुनाव आ रहा, चला आपको मैं मंत्र लेके रहा हूं। बिहार का चुनाव राजनीति के लिए भी और हमारे आंदोलन के लिए बड़ा निर्णायक होने जा रहा है। और हमारा पूरा दिमाग इस समय बिहार में है। बिहार की सरकार पलट गई और हम ओपीएस बहाल करा ले जाएंगे, तो यूपी वालों 27 में ये सरकार बिना ओपीएस बहाल के चुनाव में नहीं आएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं। ये रणनीति है हमारी। बिहार का चुनाव परिणाम आपके लिए बहुत काम करने वाला है और इसी वजह से हमारी टीम वहां लगातार काम कर रही है। 14 सितंबर
सितंबर को पटना में एक विशाल रैली रख दिया हूं मैंने। 14 सितंबर पटना चलो, हमने कह दिया है मैं आ रहा हूं। और आपको बताऊं, बिहार अगर पलट दे गए, यूपी वालों को चुनाव के पहले मिल जाएगा। यूपी बिहार हो गया तो पूरा देश हो गया। घर जाएगा। बहुत सारा टाइम हो गया, अच्छा लगा, लेकिन आप अपनी जगह बैठे रहिएगा। ये संचालक महोदय जब कहेंगे 1-2 मिनट और बैठना पड़ेगा, ये जब बोलेंगे, क्योंकि शिष्टाचार नियम कानून सभा की समाप्ति का उनका होता है, तो मैं निवेदन करूंगा, मैं अपनी माइक रख रहा हूं, लेकिन ये जब कहेंगे तभी उठिएगा। और उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे, जब ये कह देंगे हम लोग चल के एक जगह घेरा बना के पूरी फोटो सेशन कराएंगे। क्यों? आज नहीं कल पेंशन बहाल होनी है, और आज से 10 साल बाद जो 1 मिनट हो गया, रुक जाए भैया, अभी ये पता नहीं हमसे बोलते तभी कोई चाय वाला समोसा वाला आता है। एक चाय से एक चाय वाले पूरा देश परेशान है, दूसरा तैयार। अभी करिए समझ में, अच्छा समझ गए आप क्या? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं क्या बात करने जा रहा है। हाँ, हम लोग बाहर चलेंगे, जब ये कह देंगे तो सीपी राव जी कह देंगे तो उसके बाद बाहर चलेंगे, फोटो सेशन कराएंगे। एक न एक दिन पेंशन बाहर होनी है, फिर आप 10 साल बाद कोई नया लड़का आएगा नौकरी में, फिर आप उससे कहोगे अरे मैंने संघर्ष कर तुम्हारी ओपीएस बहाल करा दिया। क्या प्रूफ है? तो दिखाना ये काला काकर के प्रांगण में चौथी लाइन पे चौथा नहीं खड़ा हूं संघर्ष में, ये आपके काम है। समझ में आ रही बात है? आप बैठे रहेंगे, आप सबने सुना, हमें सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइन कहते हुए बस खत्म करूंगा। हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है। यदि ये बगावत है तो वहां हमने बगावत की है, बगावत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत